हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेट संगीत पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूजीसी नेट अगस्त 2024 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें आज पार्ट 3 आपका रहने वाला है। अब से पहले हमने आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। और 51 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सभी प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा। आपको सम्मिलित करना है लघु, अणु, सम और खाली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझना, जो लघु होता है, अणुद्रुत होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक है, ठीक है। और सम और खाली, इसको आपको बताना है किस किस से इसका सम्मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर लघु और अणु के लिए तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। सम से स्टार्ट करते हैं। सम आपका यहाँ पर इस प्रकार से होता है, एक रेखा, खाली के लिए प्लस। तो ये जो सम और खाली है ये पलुस्कर जी के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार है? तो पलुस्कर जी के अनुसार। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। चलिएगा, ये आपका पलुस्कर जी के अनुसार है। तो हम बात करेंगे आपका सी का फोर्थ और डी का थर्ड। सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा सा हम बात करें आपका जो कर्नाटक ताल पद्धति है उसमें चिन्हों के बारे में, अंगों के बारे में, ठीक है। ताल के अंग, ये किस ताल के अंग है? तो ये कर्नाटक ताल के अंग है, क्लियर। तो यहां से हम आपका सम खाली को यहां पर काट देते हैं। अब देखिए आपका अणुद्रुत होता है द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपथ। ये आपके 6 अंग होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 6 अंगों के आपको अलग अलग नाम मिलते हैं, अलग अलग इनकी मात्राओं की संख्या मिलती है, अलग अलग इनके चिन्ह मिलते हैं। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अणुद्रुत का आपका जो चिन्ह रहता है इस प्रकार का रहता है, इसकी मात्रा आपका 1 होती है। द्रुत का जो चिन्ह होता है इसको 0 के टाइप का होता है इस प्रकार से, इसकी मात्रा 2 होती है। लघु के लिए आपका खड़ी रेखा होती है, 4 इसकी मात्रा। गुरु के लिए इस प्रकार से आपका, और इसकी मात्रा 8, ठीक है। प्लुत के लिए इस प्रकार से मात्रा 12, काकपद के लिए क्रॉस मात्रा आपका 16, ठीक है। इस प्रकार से जो कर्नाटक ताल पद्धति में अंग है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड। अब लघु के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, लघु के लिए 4 और अणु के लिए आपका अणुद्रुत, ठीक है, 1, क्लियर। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। ये भी आपका देखिए यूजीसी नेट में आपको पता है एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों का निचोड़ रहता है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर चीजों को समझना है। चतुर्थ दंडी प्रकाश का संगीत सार, स्वर विलास, नौका चरितम, यह किन किन के द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। देखिए यहां पर हम बात करेंगे चतुर्थ दंडी, चतुर्थ दंडी प्रकाश का संगीत सार, स्वर विलास और नौका चरितम किन के द्वारा लिखा गया है। सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका चतुर्थ दंडी प्रकाश का, ये तो आपको पता है व्यंकटमुखी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। व्यंकटमुखी जी ने लिखा है। कब लिखा है? तो देखिए ये आपको पता होगा कर्नाटक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने 72 मेल के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। और एक राग, एक थाट से आपका जो एक राग था उसे आपका 484 रागों का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। संगीत सार, अब देखिए यहां से आप देखिएगा फर्स्ट का हो जाएगा तीसरा, फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड आपका देखिए यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और थर्ड आपका कैंसिल हो गया, एक का तीसरा 2 में ही मिलता है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे आपका संगीत सार, या विद्यारण्य जी के द्वारा, ठीक है, विद्यारण्य जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका संगीत सार हो जाएगा दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट दोनों में है, चलिए। स्वर विलास किसने लिखा है? पुरंदर दास, पुरंदर दास जी के द्वारा, ठीक। तो स्वर विलास पुरंदर दास, यानी कि आपका थर्ड का 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए। नौका चरितम त्यागराज, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सम्मिलित करना था। और आगे देखिए हम इसमें थोड़ा बात करें
संगीत सार में विद्यारण्य जी ने आपका 15 मेल माने हैं, ठीक है, कितना 15 मेलों की चर्चा की है और इनसे इन्होंने 50 जन्य राग माने हैं। पुरंदरदास आपको पता है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे बोला जाता है, पिता कर्नाटक का पुरंदरदास को, ठीक है। त्यागराज जी जो आपका त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति में त्यागराज जी भी एक व्यक्ति थे। अब देखिए इसमें आपका कौन कौन हो जाएगा, देखिए त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री। ये आपका TSM आप त्रिमूर्ति को याद करना, ये त्रिमूर्ति है कर्नाटक के। नेक्स्ट, सदारंग का वास्तविक नाम क्या था, नेमत खां, भूपत खां, बंधु खां या फिर फैयाज खां। तो देखिए सदारंग थे और एक आपका अदारंग थे। अब इन दोनों के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो सदारंग कौन थे आपका, नेमत खां, ठीक है, और अदारंग कौन था, फिरोज खां, फिरोज खां। तो ये दोनों ही आपका क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो फिरोज खां अदारंग और नेमत खां सदारंग, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने ख्याल का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था और ये दिल्ली के जो रंगीले साथ हैं ना राजा, उनके दरबार में रहते थे। कथन बताइएगा, तिल्लाना शब्द का संबंध श्रद्धा ताल की भिन्न भिन्न गीतियों पर पेचीदा स्वर संचारों से है। देखिए कारण क्या है, क्योंकि तिल्लाना के अंतर्गत विभिन्न गीतियों तथा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कार पूर्वक शैली में प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है ए और बी कथन आपका कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन आपको ऐसी प्रकार के मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए तिल्लाना आपका सबसे पहले हम देखेंगे तिल्लाना के बारे में। तो तिल्लाना एक गायन शैली है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में प्रयोग होती है और इसी को आपका तराना, ठीक है, क्या बोलते हैं, तराना। तिल्लाना को आपका तराना बोलते हैं हमारे यहाँ, तराना, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्नाटक और हिंदुस्तान दोनों ही की गायन शैली है, ठीक है। कर्नाटक और हिंदुस्तान दोनों की गायन शैली है, शास्त्रीय गायन शैली। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तिल्लाना का शब्द सिद्धा ताल की भिन्न भिन्न गीतियों व पेचीदा स्वर संचारों से है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। और देखिए क्योंकि तिल्लाना के अंतर्गत विभिन्न गीतियों तथा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कार पूर्वक शैली में प्रयोग किया था, ये भी आपका देखिए सही है। तो देखिए यहां से आपका ए और बी दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या करता है, ये दोनों ही आपका सही है। आप सभी को पता है जो तिल्लाना है आपका, ये लगभग सभी तालों में सभी रागों में इसको गा सकते हैं। तो ये पेचीदा और चमत्कार पूर्ण शैली का प्रयोग यहाँ पर देता है। नेक्स्ट, रोमांटिक तथा क्लासिकल म्यूजिक का अद्भुत समन्वय निम्न में से किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है, शुबर्ट, बीथोवन, मोजार्ट, जॉन सेबेस्टियन, वाक बताइएगा। देखिए जो रोमांटिक और क्लासिकल म्यूजिक का अद्भुत समन्वय बीथोवन, ठीक है, जो कि पाश्चात्य के आपका पाश्चात्य के रहने वाले, ठीक है, इसके पाश्चात्य संगीत के यह संगीतकार हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। इन दोनों ने मतलब इन्होंने दोनों रोमांटिक और क्लासिकल म्यूजिक का अद्भुत समन्वय किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, उस्ताद अली कबर खां, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद इनायत खां, पंडित रविशंकर, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को पता है पंडित रविशंकर आपका कौन थे, सितार वादक थे, ठीक है। इनको सितार के लिए 1999 भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न इनको दिया गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे अलग क्या है, पंडित रविशंकर, क्लियर। अब देखिए पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा सा बात करें। इनका जन्म होता है आपका 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी उत्तर प्रदेश,
इनके गुरु अलाउद्दीन खान थे, उनके आपका अलाउद्दीन खान साहब थे। इनकी पत्नी के बारे में आपको पता ही होगा, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी था, जो कि सुरबहार वादक थी, सुरबहार, ठीक है, सुरबहार ये बजाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार लगाइएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार लगाइएगा। राग दर्पण, राग विबोध, संगीत सारामृत और संगीत श्रोमणी। तो देखिए आपको बताना है, जो आपका राग दर्पण है यह कब लिखा गया था। देखिए राग दर्पण आपको पता ही होगा 1673 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। इसके द्वारा फकीरुल्लाह जी के द्वारा लिखा गया था। एक जो राजा मानसिंह का ग्रंथ था मान कुतवाल, उसका फारसी अनुवाद था राग दर्पण। राग विबोध ये आपका 1609 में लिखा गया था सोमनाथ जी के द्वारा, ठीक है। संगीत सारामृत तो ये आपका 1783 में लिखा गया था तुलाजीराव भोसले, ठीक है, तुलाजीराव भोसले के द्वारा। संगीत शिरोमणि ये आपका 15वीं शताब्दी में लिखा गया था बहादुर मलिक सुल्तान, ठीक है। और बहुत सारे पंडित थे, ठीक है, पंडितों ने मिलकर के इसको लिखा था। अब देखिए यहां से आपसे क्या पूछा गया है कि काल क्रम के अनुसार आपको ये एक क्रम में जमाने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपका 15वीं शताब्दी में लिखा गया था संगीत शिरोमणि, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में ही है संगीत शिरोमणि। उसके बाद आपका सेकंड था 1609 में, फिर 1673, फिर 1783, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्वरलिपि पद्धति से क्या तात्पर्य है। राग के लिखित निरूपण से, ताल के लिखित निरूपण से, संगीत के लिखित निरूपण से, स्वर के लिखित निरूपण से, बताइएगा। स्वरलिपि पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी को पता है जो स्वरलिपि पद्धति होती है उसमें संगीत के लिखित रूप को दिखाया जाता है, और संगीत को यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस में ना रख करके थ्योरी के रूप में दिखाना आपका संगीत पद्धति में किया जाता है। अब आपको पता है भारत में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलन में है। उत्तर भारत में बात कर रहा हूं, एक आपका भातखंडे जी और दूसरा आपका पलुस्कर, ठीक है। ये 2 आपका उत्तर भारत की हैं, और आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत पद्धति है, कर्नाटक संगीत पद्धति, ठीक है। तो ये पद्धति क्या दिखाती है हमें, संगीत का थ्योरेटिकल रूप, ठीक है। नेक्स्ट, किस संगीत पद्धति में ताल की पहली मात्रा समपर होती है, बताइएगा। हिंदुस्तानी ताल पद्धति, कर्नाटक ताल पद्धति, एक और भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ताल की पहली मात्रा समपर किसमें होती है ये आपको यहां पर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए दोनों में होती है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों में। नेक्स्ट, राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना काल क्या है। 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं या फिर 18वीं। तो सभी प्यारे साथी यहां पर कमेंट कीजिएगा। राग तत्व विबोध आपका 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो पंडित श्रीनिवास जी ने, पंडित श्रीनिवास, ठीक है, पंडित श्रीनिवास जी। और ऐसा मानते हैं कि जो मध्य युग था ना, मध्यकाल के अंतिम संगीत शास्त्री थे, मध्यकाल के अंतिम संगीत शास्त्री थे। इनका जो शुद्ध थाट था वो आपका काफी था। क्लियर। तो इनका शुद्ध काफी थाट था, और ये आपका मध्यकाल के अंतिम संगीतकार के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने आपका वीणा पर स्वरों की स्थापना भी की थी, जो कि अहोबल के बाद सबसे एक्यूरेट और सही तरीके से इन्होंने वैज्ञानिक रूप उसको दिया था। नेक्स्ट, किसने चल स्वरों को चिन्हित करने के लिए नीचे पड़ी लकीर बनाई थी, बताइएगा।
विष्णु प्रसाद, विष्णु नारायण भातखंडे, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो देखिए आपका स्वरों को, जो चल स्वर थे, आपको मैं बता दूं, आपके स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका चल स्वर था, दूसरा अचल स्वर। ठीक है, चल स्वर भी आपके दो प्रकार के थे, एक आपका कोमल और एक आपका तीव्र। ठीक है, कोमल और तीव्र। कोमल में आपका रे, ग, ध और नी था, इसमें आपका नीचे पड़ी रेखा थी। तीव्र में आपका मध्यम था, जिसमें ऊपर खड़ी रेखा थी। अचल आपका सा और पा, ये आपके अचल थे। अचल का मतलब एक जगह अड़े रहना, ना तो ये ऊपर होते, ना ही नीचे होते, ना ही आपका कोमल होते, ना ही ये तीव्र होते। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी रूपरेखा किसने दर्शाई थी? तो विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा। ठीक है, ये हमें दिया गया था विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, कि चल स्वर होते हैं, अचल स्वर होते हैं, कोमल तीव्र, ये इनके चिन्ह आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं। नेक्स्ट, किस संगीत की अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं? बताइएगा। कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, एक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, हिंदू देवी देवताओं पर आधारित रचना किसकी है? तो कर्नाटक संगीत की है। हिंदुस्तानी संगीत में भी है, लेकिन कर्नाटक संगीत की अपेक्षा कम। अब आप यहां पर देखना, कर्नाटक संगीत का पिता किसको बोलते हैं? तो आपको पता है पुरंदरदास को। ठीक है, ठीक है, पुरंदरदास। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पुरंदरदास को यहां पर कर्नाटक संगीत का पितामह बोला जाता है। तो इनकी रचनाएं, इनकी कृति कौन कौन सी थी जो कि इन्होंने रचना की है? इनकी अधिकतर रचनाएं भजन और कीर्तन पर आधारित थी। इनकी पूरी की पूरी रचनाएं भजन कीर्तन, भगवान राम पर आधारित थी। भगवान राम के बहुत बड़े उपासक ये रहे हैं। तो आप समझिएगा, जब कर्नाटक संगीत का पिता ही इतना भक्त था, तो उनके फिर बेटे चेले, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आपका बहुत बड़े भक्त रहे होंगे। तो ये कर्नाटक संगीत देवी देवताओं पर संबंधित था। भारतीय और पाश्चात्य वाद्य संगीत का नवीन सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? विलायत खां, अली अकबर खां, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बताइएगा। तो देखिए, भारतीय और पाश्चात्य वाद्य संगीत का नवीन सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपका अली अकबर साहब ने। ठीक है, अली अकबर। अली अकबर के बारे में आप जानते ही होंगे, इनका मैहर घराना था। इनके पिताजी अलाउद्दीन खान साहब थे। ठीक है, इनकी माताजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मदीना बेगम थी, मदीना बेगम। इनकी बहन अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, जो अली अकबर खान साहब थे, यह सरौंद वादक थे। क्या बजाते थे? तो सरौंद का वादन करते थे, सरौंद वादक थे। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तीव्रा ताल, झप ताल, एक ताल, सुल ताल के विभागों का सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? अब देखिए, आपको बस इनके विभागों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तीव्र ताल के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीव्र ताल है आपका, इसमें मात्रा कितनी होती है? तो 7 मात्रा होती है। ठीक है, विभाग आपका 3 होता है। अब इसके बाद झपताल, झपताल में मात्रा 10 होती है, 4 विभाग होते हैं। इसके बाद आपका एक ताल, 12 मात्रा, 6 विभाग। सूल ताल, अब देखिए सूल ताल में 10 मात्रा और 5 विभाग होते हैं। अब आपको यहां पर देखना है 3, 4, 6 और 5। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। क्लियर? तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिएगा, प्रथम विशांति, दूसरी विशांति, चौथी और 5वीं। अब देखिए, विशांति ज्यादातर ये आपका संस्कृत में चलता है, बट यहां पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। जो प्रथम है आपका, देखिए प्रथम विशांति, ये क्या है? प्रथम विशांति का जो संबंध यहां पर रखा गया है वो किस से रखा गया है? सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा
प्रथम विषांति आपका राज्य प्रकरण, दूसरी आपका प्रपत्ति राज्य स्तराकरण, ठीक है, चौथी आपका हो जाएगा विनोद प्रकरण, ठीक है, पांचवी आपका क्रीड़ा प्रकरण। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड सभी में है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, राज्य प्रकरण आपका, राज्य प्रकरण आपका किस में है, फर्स्ट विषांति में। तो अब देखिए आप यहां पर देखना राज्य प्रकरण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है देखिए राज्य के प्रशासन और नीतियां आपकी सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, ठीक है, प्रशासनिक, राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए आपका राज्य प्रकरण था, जो कि पहली विषांति में था, ठीक है। दूसरी में क्या था आपका दूसरी में था आपका प्रपत्ति राज्य स्थिराकरण, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें आपका जो दूसरी स्थिरता थी, इसमें संपत्ति को अधिग्रहण करने के बाद स्थिरता इसमें लाई गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब क्रीड़ा प्रकरण आप समझते हैं जो खेलकूद से संबंधित होता है। विनोद प्रकरण क्या होता है, तो ये आपका समाज के सदस्यों के लिए मनोरंजक, ठीक है, क्या समाज में मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं आपका यह चौथी विषांति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से इस चीजों को समझना क्लियर। राज्य प्रकरण आपका राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं उनके लिए। प्रपत्ति राज्य स्थिराकरण, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका राज्य की संपत्ति को अधिग्रहण करने के बाद स्थिरता लाई जाती है। क्रीड़ा में आपका खेलकूद का, विनोद में आपका समाज को मनोरंजन के साधन देने के लिए आपकी ये विषांति रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र का रचना काल कब का माना गया है, बताइएगा। नाट्य शास्त्र का रचना काल आपका ऑप्शन नंबर डी, और सेकंड है आपका 200 से, दूसरी ईसा पूर्व से, चौथी ईसा पूर्व, ठीक है। आपको पता है कुल अध्याय नाट्य शास्त्र के 36 थे, ठीक, संगीत के अध्याय 28 से 33। तो इस प्रकार से आपका यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट, कथन पाश्चात्य तालों में खाली का विभाग नहीं होता है। आर क्या कहता है, हिंदुस्तानी तालों में खाली का विभाग पाश्चात्य की भांति नहीं पाया जाता है, बताइएगा। देखिए पाश्चात्य तालों में खाली का विभाग नहीं होता है, आपको पता है, आपको पता है, देखिए पाश्चात्य तालों में खाली का विभाग नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। आर क्या कहता है, हिंदुस्तानी तालों में भी खाली का विभाग पाश्चात्य की भांति नहीं पाया जाता है, ये आपका ये आपका गलत है। क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ खाली का स्थान होता है विभागों में। तो ये सही और आर गलत, ठीक है, ये सही आर गलत, ये सही किंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिएगा। झाला, मीण, घसीट और सूत के बारे में आपको बताना है। देखिए झाला क्या कहता है, इनमें एक स्वर के बाद 3 बार अथवा 2 बार चकारी बजाते हुए किसी किसी छंद का आधार लेते हुए द्रुत गति से वादन करते हैं, आपका झाला कहलाता है। ये बिल्कुल आपका सही सम्मिलित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखना, जो आपका झाला होता है इसमें क्या होता है, जो बाज का तार होता है, बाज का तार, बाज के तार पर आपका दा का वादन होता है, और चिकारी के तार पर, चिकारी के तार पर रा का वादन होता है, ये आपका झाला कहलाता है। जो झाला की प्रक्रिया होती है यह सितार और सरौंद में होती है, ठीक है, सितार और सरौंद में आपका झाला की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, मीड़, इसमें एक स्वर दूसरे तक अखंडित रूप में खींचा जाता है, मीड़ कहलाता है। अब देखिए आप समझते हैं मीड़ आपका गायन में प्रयोग होता है, ठीक है, गायन के साथ प्रयोग होता है, जैसे कि आपका सा ग, तो यहां से हम इसको आपका अखंडित रूप में जाएंगे, सा बीच में जो र है उसको छोड़ते हुए ग पर, तो इस प्रकार से ही आपका मीड़ कहलाएगा। घसीट, इसमें स्वरों को एक दूसरे से अलग अलग न बजा करके परस्पर जोड़ करके बजाया जाता है, घसीट कहलाता है, ठीक है। जो आपका घसीट होता है यह सारका युक्त वाद्यों में होता है, ध्यान रखना, सारका युक्त वाद्यों में बजाया जाता है घसीट। अब देखिए इसके बाद आपका सूत,
जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते हैं उनमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात में ही आने की क्रिया को सूत्र कहते हैं। तो ये भी आपका इसी से मेल खाएगा। तो ये आपका क्या होता है, बिना पर्दे सारका वाले वाद्यों में होता है। ठीक है, सारका और पर्दे नहीं होते हैं। ठीक है, उन वाद्यों में आपका सूत्र रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सभी सही तरीके से सम्मिलित आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी थाट राग उत्पत्ति युग सही नहीं है, बताइएगा। बिलावल थाट, कल्याण थाट, समाज थाट, काफी थाट। प्रत्येक स्वर आपका शुद्ध होता है थाट में। बिलावल थाट में बिल्कुल सही है। कल्याण में आपका तीव्र मध्यम तीव्र होता है। ठीक है, समाज थाट में नी कोमल होता है, बिल्कुल सही है। काफी थाट में देखिए, काफी थाट आपका गलत है। काफी थाट में क्या होता है आपका गंधार और निषाद कोमल रहता है। आप सभी को पता है थाट कितनी है, थाट 10 है। देखिए यहाँ से आपका बिलावल, कल्याण, खमास, काफी हो गया। अब इसके अलावा आपका भैरव, भैरवी, आशावरी, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 4 5 4 9। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पर रहने वाला है, वो आपका यहाँ पर रहेगा मारवा। ठीक है, क्या रहेगा, मारवा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 थाट है। बहरम में स्वरों की बात करेंगे तो रे ध कोमल रहेगा। भैरवी में आपका रे ग ध नी कोमल रहेगा। ठीक है, आशावरी में आपका ग ध और नी कोमल रहेगा। पूर्वी में आपका रे ध कोमल मतीब रहेगा, रे ध कोमल मतीब रहेगा। तोड़ी में आपका रे ग ध, ठीक है, कोमल और मतीब्र। मारवा में आपका रे कोमल मतीब्र, रे कोमल मतीब्र। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो 10 थाट है, 10 के 10 थाटों में स्वरों का इस प्रकार से प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, अमुद्रित माध्यम व्यक्तिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण व अन्य कार्यों को व्यक्ति पूरक बनाने में सहायक करते हैं। कारण अमुद्रित माध्यम सस्ते होते हैं। अब देखिए, पहले तो आपको ये समझना है अमुद्रित माध्यम होते क्या है। जब तक आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो अमुद्रित है ना, आप अमुद्रित माध्यम, जो अमुद्रित माध्यम है, ये आपका जो श्रव्य और दृश्य रूप से, जैसे कि हम कोई टीवी देखते हैं वो हम देखते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं जैसे कि रेडियो वगैरह में, तो उसको हम सुनते हैं। यानी कि श्रव्य और दृश्य माध्यम को दर्शाने वाला जो प्रकरण होता है, जो उपकरण होता है, उसको हम अमुद्रित माध्यम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा दृश्य और आपका श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने वाला उपकरण, प्रस्तुत करने वाला उपकरण आपका कहलाता है अमुद्रित माध्यम। अब आपने समझ लिया अमुद्रित माध्यम, कोई टीवी हुआ, कोई रेडियो हुआ, ये आपका अमुद्रित माध्यम की श्रेणी में आएंगे। अमुद्रित माध्यम व्यक्तिगत उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षण व अन्य कार्यों को व्यक्ति परक बनाने में सहायता करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई हम टीवी देखते हैं तो वो आपका व्यक्ति के उद्देश्यों को, जो हम सर्च करेंगे वो हमारे उद्देश्यों के आधार पर हमें चीज़ों को सजेस्ट करेगा। अब इसके अलावा दूसरा, अमुद्रित माध्यम सस्ते होते हैं। देखिए, ये कोई औचित्य नहीं है कि सस्ते ही होंगे, महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सही और गलत। ठीक है, ये आपका जो रहने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सही और गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। गुरु द्रुत ब्राह्म, प्लुत द्रुत ब्राह्म, लघु द्रुत, प्लुत द्रुत, बताइए। 11 15 16 और 14। अब देखिए, पहले तो आपको ये देखना है गुरु द्रुत, प्लुत द्रुत, लघु द्रुत और ये प्लुत द्रुत होता क्या है। ये एक ब्राह्म होता है, एक विशांति होती है, इसको ठहराव जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर समझना, इसके लिए आपका सम्मिलित कौन सा नहीं है पहले आप उसको देखिएगा। जो आपका थर्ड और फोर्थ है ये आपका सम्मिलित नहीं है। गुरु द्रुत ब्राह्म 14
11 अक्षर काल का होता है, प्लुत द्रुत ब्राह्म 15 अक्षर काल का होता है। लेकिन जो गुरु और प्लुत होता है, ठीक है, ये ओनली गुरु द्रुत आपका जो रहता है ये तो आपका रहता है, देखिए लघु रहता है आपका, जो गुरु तो आपका 11 का, लघु आपका रहेगा यहाँ पर 3 मात्रा का, ठीक है, और प्लुत रहेगा आपका 5 मात्रा काल का। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने किन कृतियों की रचना की है, बताइएगा। नववर्ग, पंचभूत भूत, छत्रय, नीलोत्पलंबा, तिरुगाथा, बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मुत्तुस्वामी दीक्षितर के बारे में। अब देखिए इनकी जो कृतियां हैं ये आपका रहने वाले, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों इनकी कृतियां हैं। इनके अलावा हम आपको और बात बताते हैं। देखिए कमलांबा भी है, इनका एक और कृति है। दूसरा इनका कृति है आपका नव वर्णाकृति, ठीक है। नीलोत्पलंबा हो गया आपका नवग्रह कृति, ठीक है, नवग्रह कृति। और आपका पंचभूत छत्रय कृति। तो ये आपकी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, तानसेन द्रौपदी की रचना के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी, बताइएगा। कथन ये है, तानसेन द्रौपदी की रचना के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर आर कहता है तानसेन की रचनाओं में हिंदी और फारसी भाषा का मिश्रण है। अब आपको बताना है, देखिए तानसेन द्रौपदी की रचना के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आर क्या कहता है, क्या तानसेन जी ने हिंदी और फारसी भाषा का मिश्रण किया था, तो बताइएगा क्या किया था। तो बिल्कुल भाषा का मिश्रण किया था, हिंदी और फारसी का, हिंदी और फारसी भाषा का। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट, वाद्यों के प्रकार आपका किस अध्याय के साथ है। सुश्र वाद्यों का विवरण, गायक व वादक के गुण, वीणा और उसकी वादन विधि। अब देखिए आपको यहां पर बताना है, ये नाट्य शास्त्र के अनुसार है, नाट्य शास्त्र। अब एक चीज समझना, वाद्यों के प्रकार किस अध्याय में आपको दिया हुआ है। तो देखिए वाद्यों के प्रकार आपको मिलते हैं, यहां पर हो जाएगा 30वां अध्याय, ठीक है। इसके बाद आपका सुश्र वाद्यों का जो विवरण मिलता है हमें 28वें अध्याय में मिलता है, ठीक है। गायक व वादक के गुण दोष, ये हमें आपका कहां पर मिलता है, तो आपका 29वें अध्याय में। वीणा और उसकी वादन विधि, ये हमें 32वां अध्याय में देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका सॉरी एक मिनट, देखिए ये आपका नाट्य शास्त्र के अध्याय है, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। देखिए वाद्यों के जो प्रकार हैं, क्या वाद्यों के प्रकार आपका हो जाएगा 28वें अध्याय में। थोड़ा सा देखिए 28वें अध्याय क्या कहता है, 28वां अध्याय ये कहता है वाद्यों का प्रकार, तत्वाद्य, अवनद्य, घन और सुषे, ये इसमें बोला गया है कि वाद्यों के प्रकार हैं। लेकिन वाद्यों का वर्णन, विस्तृत रूप से वाद्यों का वर्णन आपका 30वें अध्याय में मिलता है, ठीक है। वाद्यों का वर्णन आपको मिलता है 30वें अध्याय में, ठीक है, 30वें अध्याय में मिलता है। इसके अलावा देखिए अभी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। फर्स्ट का सेकंड का थर्ड, और आपका जो थर्ड है इसका रहेगा 29वां अध्याय, ठीक है। और इसके अलावा आपका गायक के 32वें अध्याय में रहेंगे, वीणा आपको 29वें अध्याय में। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाथों के पंजों या उंगलियों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, बताइएगा। पखावज, मृदंग, तबला या फिर ढोलक। देखिए हाथ और पंजों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं।
तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए पखावज को बजाया जाता है मृदंग, तबला और ढोलक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर रह जाएगा क्योंकि ये सभी के सभी वाद्य आपके उंगलियों और पंजों की सहायता से बजाए जाते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो यूजीसी नेट अगस्त 2024 का पेपर था उसको हमने आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अब आपका हम पार्ट 4 में लेके चलेंगे 75 आपका 76 से 100 तक। तो आपका एक पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पार्ट 3 था वो कंप्लीट आपका हो गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।